हेलो, गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है मेरी सभी को? हेलो, गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। सभी को वॉइस आ रही है क्लियरली? गुड मॉर्निंग। अपने ग्रुप में प्लीज मैसेज कर दीजिए, मैं भी कर देता हूं ताकि सभी लोग आ जाए। Good morning. And sorry for the inconvenience. Actually, it is not created by me. It is created by God's creatures, just like us. चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ लिया था उसी से आगे बढ़ते हैं। और मैंने कल आपको ई पॉइंट तक आई गेस बता दिया था, सभी को याद है? ई पॉइंट तक मैंने आज कल आपको बता दिया था। ई पॉइंट तक बता दिया था आप लोग को? हाँ जी, ओके। सो नाउ टुडे विल सी फ्रॉम एफ। अब सर ई एफ क्या है? देखिए, मैंने जितने पॉइंट्स लिखा है ना आपको पूरे पॉइंट याद रखने हैं, दैट्स ऑल। इसका मतलब और कुछ भी नहीं। आप 1 2 3 से याद रखें, किसी और से याद रखें, आपको याद रखना है, दैट्स ऑल। अब याद कैसे रखना है, इसी के लिए मैं चीजें बता रहा हूं आप लोग को। तो जैसे मैंने आप लोग को बताया था, कल स्प्लाइसिंग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। स्प्लाइसिंग में मैंने बात किया था स्प्लाइसिंग कितने तरीके से की जाती है, बताया था कल आपको स्प्लाइसिंग के बारे में। सभी को याद है? नहीं, बारिश नहीं हो रही है करण ना, मतलब बारिश तो हो ही रही है, बारिश तो हो ही रही है। कल मेरे रिलेटिव के बच्चे आए थे, उन्होंने वो बच्चों को क्या रोते हैं तो उनको खिलाने के लिए कुछ बड़ा क्या करता है, कुछ चीज देता है जो आवाज आती है, बच्चे का अट्रैक्शन गायब, बच्चा रोना बंद। मेरी गाड़ी की चाबी वाबी सब उसको दे दिए बच्चे को। अब बच्चे ने पता नहीं कहाँ रखा। रात में 12-1 बजे हो गए। उसके बाद मुझे लगा सुबह तो मिल ही जाएगी ना, मेरी चाबी मिली। तो फिर मैं एक्टिवा में भीगता भगाता आया हूं। तो हम बात कर रहे थे एफ पॉइंट के बारे में। तो एफ पॉइंट के पहले मैंने आप लोग को जो बताया था दैट वाज अबाउट स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग कितने तरीके से की जाती है बताया था आपको। कितने तरीके से की जाती है बताएंगे? कितने तरीके से? जल्दी बोलो सर। 3 तरीके से। कौन कौन सा? जल्दी बोलो कौन कौन सा? सर लैपिंग, वेल्डिंग एंड मैकेनिकल इंटरलॉक। सर मैकेनिकल इंटरलॉक को कपलर भी बोलते हैं। सर कपलर का कोई प्रोविजन नहीं बताया आपने, सिर्फ कपलर बताया। वेल्डिंग का एक प्रोविजन बताया था सर आपने कि 32 mm से ज्यादा डाया को वेल्डिंग करना कंपलसरी है। लेकिन आपने ये भी बोला था कि पहले वो 36 mm था, अब वो 32 हो गया। याद है कि नहीं याद है? अरे याद है कि नहीं याद है? जागे हो कि नहीं जागे हो? हाँ, उसके पहले एक और बताया था लैपिंग में बताया था लैपिंग कैसे करते। याद है? बताया था लैपिंग कैसे करते। हाँ सर बताया था आपने लैपिंग कैसे करते, है ना। अब वो लैपिंग करना सीखना नहीं है, लैपिंग में जो स्पेसिफिकेशन में बताया था वो करना है। जो वायर रहेगा, मैश वायर रहेगा, वो 6 mm से ज्यादा का नहीं रहना चाहिए, मुड़ेगा ही नहीं। सारी बात समझ में? जब उसको आप मैश वायर को जब बांधोगे, टाई करोगे, तो उनके बीच में जो पिच होना चाहिए वो 100 mm से ज्यादा नहीं। जितना ज्यादा पिच होगा उतने कम बार आप उसको बांध पाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे से टाई नहीं हो पाएगा। सर ये 32 mm वाला डाया को कंपलसरी क्यों कर दिया वेल्डिंग इसलिए कंपलसरी कर दिया क्योंकि जब हम क्या करते हैं, जैसे 36 mm के 2 बार लिए, मोटे मोटे बार है, उन दोनों को वो 5 mm 4 mm 3 mm के वायर से जब बांधते हो ना, इट इज जस्ट लाइक कि बड़े से टिम्बर के लॉक को अपन ने धागे से बांध दिया है। अब धागे से बांध दिया, दोनों तरफ से यदि आपके पास पर लोड लगाओगे तो आपके पास पर जो धागा रहेगा, ये जो वायर रहेगा, वो टूट सकता है या फिर वो खुल सकता है। इसी वजह से कंपलसरी कर दिया गया प्रोविजन। आ रही बात समझ में? इतना पढ़ लिया था अपन ने, याद होगा सभी को, है ना, याद होगा सभी को। चलिए, अब उसी के बाद मैं आपको स्प्लाइसिंग में लैपिंग वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा बता देता हूं। सर थोड़ा सा क्यों? अरे वही पार्ट जो पूछा जा सकता है। चलिए, तो अपन थोड़ा सा लैपिंग के बारे में बात कर रहे थे, और वो पॉइंट है स्पेसिंग ऑफ लैपिंग। और आपको पता है ये जितनी भी चीजें मैं बता रहा हूं ऑल आर प्रोविजन। तो लैपिंग का पॉइंट को जो मैं बता रहा हूं थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे कि ये आपके पास पर एक बार है,
देखिए ये 2 बार है, इन दोनों बार की स्प्लाइसिंग कर रहा हूं मैं। फिर अगेन अपने पास पर एक तीसरा बार है जिसको मैंने यहां से स्प्लाइसिंग किया। इसको अभी सिर्फ ऐसा दिखा रहा हूं, ठीक है। नीचे भी लगाना मुझे बार, एंड इट इज अंडर द बीम। ये बीम के अंदर बार है, ठीक है, ये बीम के अंदर पर ये बार है। अब इन बार को क्या कर दिया अपन ने, स्प्लाइसिंग कर दिया। क्यों करते हैं स्प्लाइसिंग? थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल रीजन। किस वजह से करते हैं अपन? कट ऑफ होता है। थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल कौन सा होता है? मनमोहन आपने भेजे थे एक स्टूडेंट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसके थे, एमएसके थे, आपका नाम है क्या? आपने ना क्या किया, आपने कल आई गेस 15-20 क्वेश्चन एक के बाद एक भेज दी। यार क्वेश्चंस भेजने हैं ना तो क्वेश्चन भेजने का एक फ्रीक्वेंसी रखो, है ना। या तो एक बार में पूरे 20 भेज दो, 2 फिर 2 फिर 2, तो क्या 3-4 मिनट तक मेरा फोन बजता ही रहा। शायद आपका ही होगा। तो मनमोहन क्लास के तुरंत बाद भेज दिया करो, या फिर ना रात में भेजा करो, क्योंकि क्या बीच का जो टाइम रहता है ना, दैट टाइम आई वाज इन माय ऑफिस। तो वहाँ पर अब कंसल्टेंसी में मैं अपने जो स्टाफ है उनको भी डील कर रहा हूँ, और वो अपने जो नए बच्चे आए हैं उनको भी सिखा रहा हूँ। और उस बीच में तुम्हारा क्वेश्चन होता तो फिर मैं कई बार बोलता कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, तब जाके तुमको नई चीज़ सिखाऊंगा। और उसके बाद फिर क्या तुम्हारा क्वेश्चन मिलता है रात के, फिर मुझे रात में जब तुम्हें रिप्लाई देना होता है तब तक बहुत सारे स्टूडेंट के भी और रिप्लाई रहता है। हो सकता है तुम्हारा नहीं दिया हो, कुछ के दे दिया हूँ, क्योंकि अभी यहाँ की बैच चल रही है और भी जगह की चल रही है, तो उनके भी रिप्लाई, आपके भी रिप्लाई, तो थोड़े थोड़े सबकी रिप्लाई देता रहता। तो 1-1.5 घंटे आप टेंशन, मतलब मैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे देता ही हूँ, रिप्लाई ही देता रहता हूँ। अब आपका आज दे दूंगा, है ना, आपका आज दे दूंगा। चलिए, तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि इस जगह पर यहां पर मैं बात करता हूं, तो ये बार को अपन ने बांध दिया। चलो स्प्लाइसिंग कर देते हैं। हाँ सर कर देते हैं। ये कर दिया आपने, वायर से बांध दिया, है ना। सर ये स्प्लाइसिंग का जो तरीका आपने यूज किया लैपिंग, तो आप लैपिंग क्यों नहीं बोल रहे हो? लैपिंग तो लिखा है, लैप, है ना, स्पेसिंग ऑफ लैपिंग। अब स्पेसिंग ऑफ लैपिंग कहने का मतलब क्या हुआ? स्पेसिंग ऑफ लैपिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि ये लैपिंग और ये लैपिंग और ये लैपिंग, इन तीनों की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी? क्या सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी? तो सर कैसे निकालेंगे इसको? तो देखो भाई, ये जो लैपिंग अपन ने किया यहां पर, इतना जो लैपिंग किया, इसको मैं बोल देता हूं एलपी, है ना, एलपी बोल देता। सर एलपी नहीं लैप ही बोल दो आप इसको। ठीक है भैया, लैप बोल देता हूं। इसको क्या बोल दिया? लैप। तो ये जो डिस्टेंस है इन बिटवीन देम, ये कितनी होनी चाहिए? अब मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं, जो चीज मुझे पूछना आपसे वो मैं पूछूंगा, 1.3 टाइम ऑफ लैप लेंथ। अब इन दोनों में से दोनों की लैप लेंथ जरूरी नहीं है बराबर हो, इसकी 250 इसकी 300 हो, जो भी मैक्सिमम हो, जो भी क्या हो भैया, सर जो भी मैक्सिमम हो, जो भी क्या हो मैक्सिमम, ठीक है, जो भी क्या हो मैक्सिमम। पहली बात सर, ठीक है, पहली बात समझ में आ गई, जो भी मैक्सिमम हो। अब दूसरी बात यह है, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखूं क्या? नहीं ठीक है, समझ आ जा रहा ना, 1.3 लैप, ठीक है। सो अब ये जो 1.3 लैप है, वो ये जो इनके बीच की स्पेसिंग है 1.3 टाइम्स ऑफ लैप से कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, बस यही बताना है आपको। कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। अब ये बिल्कुल किसी को लगेगा सर आप कैसे बता सकते कम होगा ज्यादा होगा? पहले सोचो, ये आप लोग को सोचना, मैं तो सिर्फ बता के चले आऊंगा। आप लोग को सोचना ऐसा क्यों हुआ, आपको ये सोचना है कि सर ये जो है ना, जब भी किसी बार को एक दूसरे बार से बांधते हैं तो वो ज्वाइंट कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, हाँ सर कहलाता है। ज्वाइंट में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वीक होती है? ज्वाइंट में स्ट्रेंथ ज्यादा होती है वीक होती है? बताएंगे। ज्वाइंट में स्ट्रेंथ सर पता नहीं, बट दादाजी कहते हैं कि उनके ज्वाइंट पेन होते रहते हैं क्योंकि ज्वाइंट वीक होते हैं। ज्यादा उठ बैठ लो तो ज्वाइंट वीक हो जाते हैं। फुटबॉलर्स देखो, जिनकी 50-55 से ज्यादा एज है, उनके पैर दुखते रहते हैं। बहुत ज्यादा पैरों का यूज कर ले, नी दुखता रहता है उनका।
सो कहने का मतलब है, और कुछ लोग के और जो ज्यादा सोच लेते थे उनका भी नी दुखता है, तो यहां पर यदि मैं बात करता हूं तो वीक पॉइंट ज्यादा करीब नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए, है ना। वीक पॉइंट ज्यादा करीब नहीं होने चाहिए, दूर दूर होने चाहिए। तो इसीलिए यहां पर जो ये डिस्टेंस है इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.3 टाइम्स ऑफ लैब। सेम यहां पर भी लोगे तो 1.3 टाइम्स ऑफ लैब। क्लियर है बात? क्लियर है बात? ग्रेटर है लेस है, समझ आया क्यों? ग्रेटर है लेस है, समझ आया क्यों? आया सभी को, है ना। भूलना नहीं है इसको। सर मैं वो एग्जाम में सर कंफ्यूज हो गया, ग्रेटर हो गया सर। अरे भाई खुद से पूछो ना, ज्वाइंट के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? ज्यादा से ज्यादा होगी तो सर वीक, एक पॉइंट इधर वीक है, एक पॉइंट उधर वीक है, तो बीच में तो पूरी स्ट्रेंथ ही, बीच में कोई वीक पॉइंट नहीं है, इस बीच में कोई वीक पॉइंट नहीं है ना। तो इसलिए हम सोचेंगे ज्यादा से ज्यादा गैप रखे। ठीक है। अब ये क्वेश्चन को ऐसे नहीं पूछता है, ये क्वेश्चन को पूछता है, कैसे पूछता है? द स्पेसिंग बिटवीन लैप। अब 1.3 नहीं लिखता है, वो कहता है लेस देन 25% ऑफ द लैप लेंथ, लेस देन 30% ऑफ द लैप लेंथ, मोर देन 25% ऑफ द लैप लेंथ, मोर देन 30% ऑफ द लैप लेंथ, ऐसा पूछता है। अब लैप लेंथ का 30% ही तो है, 1.3 टाइम्स। आ रही बात समझ में? समझ में आ रही कि नहीं बात? देखिए क्वेश्चन मैंने पूछा आपसे, लिखाया ये, सर वो 1.3 लैप नहीं पूछा, वो तो परसेंट में कुछ पूछ रहा था। यदि ये समझ नहीं पा रहे हैं ना अपन, तो अपन गलत गाड़ी में सवार है ना। क्योंकि अपने एग्जाम पहले पूछा करते थे जब इंजीनियर नहीं थे, और अब पूछते हैं जब इंजीनियर है हर जगह। हर तीसरा लड़का जो चाय बना रहा है वो इंजीनियर या प्रधानमंत्री की रेस में। तो यहां पर अपन बात करते तो 1.3 टाइम्स ऑफ लैप। ये हुआ पॉइंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। भूलेंगे नहीं ना। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहां पर अपन लैप लेंथ से रिलेटेड देखते हैं। लैप लेंथ इन डिफरेंट मेंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मतलब सर कितना? अरे बहुत मतलब इतना बहुत कि तुमको प्रैक्टिकली भी काम आएगा। ठीक है। अब लैप लेंथ के बारे में ध्यान से बात समझो। लैप लेंथ जो है आपके पास पर, वो कितनी होनी चाहिए? कहां पर? डायरेक्ट टेंशन, बेंडिंग टेंशन, डायरेक्ट कंप्रेशन और बेंडिंग कंप्रेशन। चलिए, तो अब मुझे बताएंगे इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है? तीनों में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन कौन सी है जिसमें लैप लेंथ ज्यादा देनी पड़ेगी? ज्यादा मतलब इन तीनों में से सबसे ज्यादा लैप लेंथ किसमें देनी पड़ेगी? जल्दी बताएं, जल्दी बताएं, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लैप लेंथ किसमें देनी पड़ेगी? इन तीनों में से सबसे ज्यादा लैप लेंथ किसमें देनी पड़ेगी? बताएंगे। हाँ जी, कहां देनी पड़ेगी बताएं। इसे बता रहे हैं बी टेंशन। अरे भैया बेंडिंग टेंशन दोनों लिखा ना, डायरेक्ट टेंशन बेंडिंग टेंशन।
अब डायरेक्ट टेंशन बेंडिंग टेंशन पता रहना चाहिए कौन ज्यादा क्रिटिकल होता है। देखेंगे यहां पर क्या होता है डायरेक्ट टेंशन में, ये बार लगा दिया अपन ने, इसको ऐसा समझो, ये लैप कर दिया, अब तीनों के अंदर पर देखो क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर डायरेक्ट पुलिंग है, यहां पर पहले इसका शेप चेंज होगा। कैसे होगा चेंज, और इसके बाद ही ओपन होगा, और इसमें तो तीनों को समझो, तीनों में से ज्यादा क्रिटिकल कौन है देखकर बताओ, जल्दी से देखकर बताओ, तीनों में से सबसे ज्यादा क्रिटिकल कौन है। जल्दी जल्दी जल्दी, ए लग रहा है अब, अरे भैया ये नहीं है, इसमें पहले बैंड होगा फिर टेंशन आएगा, बैंड नहीं हुआ तो टेंशन नहीं आया, लेकिन ये डायरेक्ट टेंशन आ ही रहा है। किसमें बाहर खुल सकता है, किसमें लैपिंग खुल सकती है, जल्दी बताएं, किसमें बाहर इजीली खुल सकता है, ए में सबसे लेस, सी में, आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे ज्यादा लैप लेंथ किसमें देंगे, सबसे ज्यादा बार का एक्स्ट्रा लेंथ किसमें देंगे, ए बी सी किसमें देंगे, ए। यदि ये नहीं बना तो एक आंसर नहीं बनेगा एग्जाम का, बाकी तो सब बन जाएगा अपने को। अरे बात समझे, ये नहीं पता चला तो कुछ जगह आपको डेटा मिल जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरी कॉपी, ये जो नोट्स है, इस नोट्स को आप अपने फ्रेंड को दो, उसको डेटा मिलेंगे। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उससे वो नहीं मिलेगा, वो ये आंसर नहीं कर पाएगा, उसका एक क्वेश्चन बन जाएगा, दूसरा नहीं बनेगा। एक जो आता रहता है वो तो बन जाएगा, जो एक बार नया आया ना वो नहीं बनेगा उसको। वो यही चीज है जो मैं आपको पूछ रहा हूं। आपसे पूछा जाएगा लैप लेंथ ऑफ इन द डिफरेंट स्ट्रेसेस, इन विच ऑफ द केसेस या इन विच ऑफ द स्ट्रेसेस लैप लेंथ इज मैक्सिमम। लैप लेंथ इज मैक्सिमम 3 लिखा हुआ है, तीनों में दी जाती है, लेकिन किस में ज्यादा, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दी, अब सब में ज्यादा दी जाती है ना। तो ध्यान रखिए, वो तीनों में से पूछ रहा है किस में दी जाती है। और आप लोग को भी पता है कि सर अभी जो पूछे उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो सबसे ज्यादा लैप लेंथ तो दी जाएगी सर किसमें, डायरेक्ट टेंशन में, ठीक है। तो यहां पर है लैप लेंथ। अब पहली बात, लैप लेंथ ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, सर ज्यादा होनी चाहिए। तो कोड बोलता है आपको 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर और 2 टाइम्स ऑफ LD, विच एवर इज मैक्सिमम। यहां पर जब हम कोड से पूछते भैया इधर तो बताओ, तो कोड कहता है हमें लैप लेंथ जो होगी दैट विल बी ग्रेटर देन ऑफ 35 और LD, विच एवर इज मैक्सिमम। यहां पर पूछते हैं तो कोड बोलता है लैप लेंथ शुड बी ग्रेटर देन 24 टाइम्स ऑफ डाया और LD, विच एवर इज मैक्सिमम, ठीक है। ठीक है सर, ये डेटा याद रखना, हाँ डेटा याद रखना, लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं डेटा तो आपकी जिम्मेदारी है याद रखना, कंसेप्ट मेरी जिम्मेदारी समझाना, तो वो समझा रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहां से आपको डेटा याद रखना है, कंसेप्ट भी समझ में आया। अब जो मैंने लिखा है पॉइंट, पॉइंट का नाम क्या लिखा है, पॉइंट लिखा है सर लैप लेंथ इन द डिफरेंट मेंबर। अब लैप लेंथ इन द डिफरेंट मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो डिफरेंट मेंबर सर आपने तो स्ट्रेस लिख दिया। डायरेक्ट टेंशन कहां पर आती है, डायरेक्ट टेंशन किस तरह के मेंबर में दिखने को मिलती है, एग्जाम्पल है वाटर टैंक,
वाटर टैंक में डायरेक्ट टेंशन होती है दोनों वॉल में। बेंडिंग टेंशन सर बीम, हाँ बिल्कुल भाई बीम, एग्जाम्पल है बीम। सर डायरेक्ट कंप्रेशन तो कॉलम में मिलता है, और बेंडिंग कंप्रेशन कहां मिलता है सर? ये बीम में मिलता है, बीम इन कंप्रेशन। हालांकि कॉलम में मिलता है, यदि बाइएक्सियल और यूनिएक्सियल के बारे में बात करें तो वहां भी मिलता है। सो ये है आपके पास पर डेटा। अब यहां से देखिए, मैं आपको सिर्फ सिंपल सा क्या करता, मैं फिर से बता रहा हूं, है ना, कुछ जो स्टूडेंट जिनको चाहिए जल्दी 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 पढ़ा दीजिए आप, तो मैं सीधा डेटा लिख देता, ये वाटर टैंक में होता है, ये बीम में होता है और ये इसमें होता है। आप कहते हैं ठीक है पढ़ना है, आपको समझ ही नहीं आता इसमें से पढ़ना क्या, जब अगली बार देखते हैं तो सिर्फ डेटा को देख लेते और आगे बढ़ जाते हैं। अभी आपको समझ में आ रहा है कि यहां से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, वो आप लोग को और भी सोचना है, ठीक है बात, है ना। तो ये बिल्कुल मत सोचना कि मैं सब्जेक्ट एंड होने वाला है या कोई मुझे बोल रहा है कि जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो आई वोंट डू दैट। मैं 2-3 घंटे एक्स्ट्रा लूंगा, लेकिन एक भी चीज ऐसी नहीं रखूंगा जिसमें आपको अननेसेसरी मेहनत करनी पड़ रही है। वहां मेहनत करो जहां जरूरत है ना, वहां मेहनत नहीं करे जहां जरूरत नहीं है। ये तो कॉलेज में समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, सो यहां से अपन बात करते हैं, तो आपके पास पर अपन ने कहां तक देख लिया था? जी तक देख लिया था, है ना। अब एच पर आते हैं, लैपिंग से रिलेटेड बता रहा हूं। लैपिंग कंडीशन या लैप कंडीशन, लैपिंग कंडीशन। सर ये लैपिंग कंडीशन क्या है, बता रहा हूं भाई। लैपिंग कंडीशन कहने का मतलब है कि लैपिंग को लेकर क्या क्या कंडीशन बताई गई है आईएस कोड ने, आईएस कोड ने क्या क्या कंडीशन बताई है। क्या बोल रहे हो सर? बार की तो लेंथ 12 mm होती है, टेंशन और कंप्रेशन में बार यूज कर रहे हैं तो दोनों की तो एंड तो सेम पॉइंट होगी। ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, फिर से लिखो थोड़ा सा। लैपिंग कंडीशन के बारे में बात करते हैं, तो पहली है यहां पर लैपिंग ऑफ more than 50% bar at same location is avoided। कारण रीजन पता है इसका? लैपिंग 50% बार की एक जगह पर नहीं करनी है। Lapping should be avoided where bending moment is more than 50%। हाँ भाई ऋषिकेश कुछ बोल रहे थे तुम, बाद में करना लिखना, अभी देखो इधर, अभी बाद में लिखना, इधर देखो। ये दोनों पॉइंट को ना क्या याद रखो, इन दोनों पॉइंट को जिस तरह से याद रखना वो मैं बता रहा हूं, उसको याद रखो। सर लैपिंग में 50% वाला प्रोविजन था, जब रिवाइज करो ना ये ऐसे करना। सर लैपिंग में 50% वाला प्रोविजन था। अच्छा 50% वाला, उसमें क्या था सर? वो बोलता है कि 50 से ज्यादा बार को, 50% से ज्यादा बार को एक जगह पर मत लगाओ, और जहां बेंडिंग मूवमेंट 50% से ज्यादा वहां भी बार मत लगाओ, वहां भी लैपिंग मत करो। ऐसा क्यों बोलता है? ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि यदि आप सभी बार को एक ही जगह क्या कर दोगे, सभी बार को एक ही जगह क्या कर दोगे, लैप कर दोगे, तो पहले क्या हो रहा था? पहले ये हो रहा था कि वीक पॉइंट अलग अलग जगह थे, है ना। यहां पर देखें वीक पॉइंट अलग अलग जगह थे, लेकिन यहां पर क्या कर दिया मैंने? वीक पॉइंट को एक ही जगह लेकर आ गया, तो ये वीकेस्ट पॉइंट हो गया। अरे कल को यहां पर एक्स्ट्रा लोड लगा, पूरे खुल जाएंगे एक बार में, और एक बार में पूरे खुले तो पूरा फेलियर। आ रही बात समझ में? आ रही बात समझ में?
ओके, ये समझ में आया? चलिए नेक्स्ट, ये वाला पॉइंट क्या बोल रहा है? 50% से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट, 50% से ज्यादा बेंडिंग मोमेंट के बारे में बात कर रहा है वो कह रहा है ये बीम है, ठीक है, इस बीम में आपने लगा दिया लोड लगा दिया आपने, ठीक है। अब बीम पे लोड लगाने के बाद आपके पास पर जो बार हैं वो कहीं यहां पर है, आपने उसको इस तरह से लैप कर दिया। अब लोड की वजह से बेंडिंग होगी तो क्या होगा? बेंडिंग होगी तो क्या होगा बाबू बताओ? सर बेंडिंग होगी ना तो बीम ऐसा हो जाएगा, और जब बीम ऐसा हो जाएगा तो ये बार इधर जाएगा और ये बार इधर जाएगा, और इन दोनों को जो आपने बांधा हुआ था वो थोड़ा सा खिसक जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहां पर यदि आपने मिड पर बांध दिया तो दिक्कत की बात है। तो इसलिए बोल रहा है जहां पर बेंडिंग 50% है, ये नहीं कह रहा कि जहां बेंडिंग 80% 90% है, सेफर साइड में उन्होंने कहा जहां 50% ज्यादा बेंडिंग है लगाओ मत, लैपिंग ही मत करो, छोड़ो उसको, कहां लगाओ। समझ आई बात? नहीं आई? जल्दी बताएंगे समझ आई या नहीं आई है बात? आ गई बात? चलो ठीक है, हटा रहा हूं ना, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहां तक आप बात समझे तो ये है मेन पार्ट लैपिंग का। नेक्स्ट अपन पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है आपको? नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है बार बंडल सिस्टम। बार बंडल्ड सिस्टम। सर बार बंडल्ड क्या होता है? अरे भैया लिखा हूं तो बताऊंगा ना, रुको अभी। बंडल कहने का मतलब है कि एक से ज्यादा चीजों को यदि एक ग्रुप बनाया जाए तो उसे हम कहते हैं बंडल। अब बंडल मेनली बनाई जाती है ऐसे मेंबर की जिसकी डाया कम होती है और लेंथ बहुत ज्यादा होती है ना। तो डोंट कंपेयर इट, वो जो आपके माइंड में आ रहा है उससे मत कंपेयर करो, है ना। वो उसका अपना फोटो आएगा नहीं तो उसको जो लोग समझ गए वो समझ गए। तो बार बंडल सिस्टम, तो बार बंडल सिस्टम में क्या करता है, हम एक बार को ऐसा लेते हैं, उसी के साथ दूसरे बार को बांध देते हैं। कैसे? थोड़ा देखेंगे। ये बार है आपके पास पर, दिख रहा है आपको क्या किया मैंने? क्या किया दिख रहा है? बार बंडल किया, दो बार को आपस में बांध दिया। यदि आपको मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं उसके, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है ना सर? दिख तो पहले भी रहता है, ठीक। तो इनको अपन ने क्या कर दिया? बंडल कर दिया, एक साथ बांध दिया। सर इसको जरूरी है बंडल करना? नहीं, ऐसे भी लगा सकते, ये बंडल सिस्टम है। ये है लेयर्ड सिस्टम, एक लेयर ऊपर एक लेयर नीचे, ऐसा भी लगाया जा सकता है। तो लेयर्ड सिस्टम भी होता है, बार बंडल सिस्टम भी होता है। मैं आपको बता रहा हूं बार बंडल और उससे रिलेटेड प्रोविजन, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को ध्यान से समझना और खुद बताना। यदि बार बंडल रहेगा और बार खुला रहेगा, खुला मतलब दूर दूर रहेगा, लेयर्ड सिस्टम, तो किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी? किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी? बताएंगे, जल्दी बताएंगे, किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी? किसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी होगी? जो लोग बंडल बोल रहे हैं मेरी बात को ध्यान से समझे, जो लोग बंडल बोल रहे हैं मेरी बात को ध्यान से समझे। ये एक बार है, ठीक है, इसके सराउंडिंग में कौन है?
सर इसके सराउंडिंग में कौन है? बार के सराउंडिंग में ब्लैक ब्लैक कलर। अरे हीरो मेरे, बार कहाँ लगता है? हाँ, आपके हाथ में देता हूं क्या? नहीं सर, कलर लगाओ आप ये वाला येलो और बोलो ये क्या है? कंक्रीट है। तो बार की सराउंडिंग में कौन रहता है? कंक्रीट रहता है। ठीक है, अब आपने इस कंक्रीट को हटाकर यहां पर कहा कि नहीं हम तो लगाएंगे क्या? हम तो लगाएंगे सर बार। हमने तो क्या लगा दिया? इस बार को। अब इन दोनों बार को जैसे अपन ने कांटेक्ट में रखा तो दोनों बार का कंक्रीट के साथ कांटेक्ट जो है वो बढ़ गया है कम हो गया? दोनों बार का इंडिविजुअली पूछ रहा हूं। या इस व्हाइट वाले का बताओ, व्हाइट वाले का कंक्रीट के साथ जो कांटेक्ट है वो बढ़ गया कम हो गया? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर, कम हो गया ना सर। कहां लगे हो सर? कम हो गया। यदि इस बार को मैं हटाता हूं, मान लीजिए इस बार को मैं हटाता हूं, तो पता चलता है, क्या पता चलता है सर? पता चलता है कि इतने एरिया का कंक्रीट अब इसके कांटेक्ट में नहीं है। ठीक है, नहीं है ना? हाँ सर नहीं है। अब मेरा मन किया, क्या किया कि मैं एक और बार बंडल कर देता हूं। एक और बार बंडल कर दिया। ठीक है, मेरा मन किया कि मैं एक और बार बंडल कर दूं। एक और बार बंडल कर दिया। ये 4 कर दिया। तो 4 बार को जब मैंने किया और 4 बार को जब मैंने हटाया, इन चारों को जब मैंने हटाया यहां से, तो पता क्या चला मुझे बाबू? सर पता चला है आपको कि इतना कंक्रीट अब कांटेक्ट में नहीं है। तो मुझे बताइए, कांटेक्ट एरिया जो है कंक्रीट से वो व्हाइट का सबसे कम हुआ, सबसे कम व्हाइट का हुआ। हालांकि ब्लू वाले बार का भी हो, लेकिन व्हाइट का सबसे कम हो गया, है ना? तो यहां से बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? ये बताओ। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? ये बताओ सर। डिक्रीज कर जाएगी, कम हो जाएगी, वीक हो जाएगा? सर क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो। अरे मैं बार बंडल पढ़ा रहा हूं, करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो इसका पॉइंट याद रखेंगे। हाँ तो सर इसका पॉइंट आपको ये समझ में आ रहा है सर, जब आप 2 बार को बंडल करते हो, अरे 2 या 2 से ज्यादा बारी बंडल हो गए, एक तो सिंगल बार कहलाएगा ना। हाँ सर, तो जब भी मैं क्या करूंगा, जब भी मैं 2 बार को बंडल करूंगा, 2 बार बंडलिंग सिस्टम, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी कम हो जाएगी? कम हो जाएगी। सर कितना % कम हो जाएगी? वो तो नहीं बता रहा हूं मैं आपको दूसरी चीज बता रहा हूं। क्या बता रहा हूं? आपको पता है कि एलडी जो डेवलपमेंट लेंथ रहती है उसका फॉर्मूला क्या रहता है? 0.87 FY 5/4 टाउ BD, यही रहता है ना जनाब? यही रहता है। हाँ सर यही रहता है। अब इसमें यदि टाउ BD की वैल्यू डिक्रीज करेगी तो इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी? इसकी वैल्यू क्या कर जाएगी? सर इंक्रीज कर जाएगी। कर जाएगी ना? तो मैं ये ना बताकर सीधा एलडी बता रहा हूं, क्योंकि एलडी ही इंपॉर्टेंट है, एलडी ही प्रैक्टिकल चीज है। क्योंकि एक्चुअल में बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है आपके पास पर, लेकिन कंक्रीट के साथ हमें ये नहीं पता चल पाता कि कंक्रीट तुम तो वैसे ही थे, अब तुम्हारा बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो रहा है, कैसे हम पता कर ले? वो सिर्फ फ्रिक्शन जो है ना, पैरामीटर जो है सरफेस का, वो कांटेक्ट में नहीं है। जब पैरामीटर वाला था ना रिलेशन मैंने लिखा था, आपको याद होगा पैरामीटर वाला रिलेशन लिखा था मैंने, याद है क्या? अरे मैंने लिखा था ना, टाउ का रिलेशन लिखा था, आपको याद होगा, V/समेशन ऑफ पैरामीटर इनटू Z लिखा था ना। वहां से भी इस चीज को समझ सकते हो। तो मैं ये बोल रहा हूं आपको कि जब 2 बार लगाया है तो डेवलपमेंट लेंथ जो है वो बढ़ जाती है। वो कितनी बढ़ जा रही है? डेवलपमेंट लेंथ बढ़ जा रही है 10%। एलडी इंक्रीजेस कितना? 10%। 3 बार में 20%। और 4 बार में क्या लगता है? 4 बार में सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी? 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी बताएंगे? सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी? 4 बार में। सर
2 बार में 10% मान सकते हैं, 3 बार में 20% नहीं मान सकते, लेकिन 4 बार में 30 नहीं होगा सर, ज्यादा होगा। ये आपका दिमाग बोलना चाहिए सर, क्योंकि वो जो व्हाइट वाले को जो आपने घेरा था ना, उससे देखने को मिल रहा था कि उसका तो बॉन्ड डिस्टेंस ना के बराबर हो गया है ना। तो इसीलिए याद रखना ये 30 नहीं 33 है। इसलिए याद रखना, मैं कुछ फोकस किया हूं इस पॉइंट पर फोकस किया हूं, उसका कारण आप लोग ही हो, क्योंकि आप लोगों ने बोला सर 4th वाला जो केस था जिसमें 4 बार थे, उसमें तो सर बॉन्ड डिस्टेंस सबसे कम रहेगी, और कम हो जाएगी बॉन्ड डिस्टेंस तो डेवलपमेंट लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो डेवलपमेंट लेंथ 33% बढ़ जाएगी। ठीक है बात, ठीक है बात, यस और नो, जल्दी जल्दी बताइए। ठीक है बात, क्लियर सभी को? हाँ जी, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए अब दूसरा चीज। अब आप कहोगे सर कितने प्रोविजन लिखाओगे? देखो भाई, एग्जाम में जितने आए हैं ना, सिर्फ उतने ही लिखा रहा हूं। आ सकते वाले का तो लिखा ही दूंगा, लेकिन जो आए हैं वो तो पढ़ लो। नेक्स्ट है आपके पास पर एक टर्म मैंने यूज किया था, एक्सटेंशन ऑफ बार। मैंने बेंडिंग वाला डिस्कस कर चुका है, अब मैं शेयर वाला कर रहा हूं। मुझे बताएंगे क्या मैं बेंडिंग वाले बार का एक्सटेंशन बता चुका हूं, यस और नो? अब यस मत बोल देना, तो यस तो बोलोगे हां सर पढ़ा दिया होगा या नहीं पढ़ाया होगा। अभी बताओ कितना बताया? कारण समझ में आ रहा है ना मनमोहन, क्यों मिलते हैं 50%? इतने सारे ना यार कि उनको क्वेश्चन जरूरत ही नहीं कहीं और से पूछने की। क्या समझ रहे हो सरफराज? हाँ, मैंने एक्सटेंशन ऑफ बार बताया था। अरे बताया था ना, हाँ सर बताया था। किसमें बताया था? बेंडिंग में। लिख देता हूं, इन बेंडिंग कितना होता है भाई? इन बेंडिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ डाया, बताया था 4 टाइम्स ऑफ 5। ठीक है ना, इन शेयर बात करते हैं। शेयर मतलब स्टीरअप्स। स्टीरअप्स, अब स्टीरअप्स किस किस तरह की होती है थोड़ा सा देखेंगे। स्टीरअप्स किस किस तरह की होती है थोड़ा सा देखेंगे उसे। देखिए, एक स्टीरअप ऐसी होती है, ये स्टीरअप है। यहां पर स्टीरअप का जो एंड है उसको मैंने क्या किया है, 90 डिग्री में रखा है। कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। एक और बनाता हूं, कितना डिग्री हो गया? कितना डिग्री होगा जल्दी बताओ यहां पर। अरे हीरो 45 हुआ क्या 135 हुआ? अरे जब इसको 90 बोल रहा हूं तो इसको क्या बोलूंगा? अच्छा, इधर से ले रहे हो क्या एंगल? इधर से ले रहे हो एंगल? पक्का बताना, कसम खा के बोलो, कसम खा के बोलो इधर से ले रहे हो एंगल ऐसा। तो छोटा बच्चा जो कल पैदा होगा, आज नहीं, जो कल पैदा होगा उसको ही पता है कि ये 45 डिग्री एंगल नहीं, बार सीधा था, उसको मोड़ा है। क्या बाबू, क्या समझे? कितना होगा? कितना होगा? क्या बताया मैंने? किसको पता होगा? उसे भी पता होगा जो आने वाला है दुनिया में, और अपने को नहीं पता जो आ चुके हैं दुनिया में। 130। एक और लॉक लगाते हैं। अब बताओ ये कितना है? ये कितना है भैया? अरे गुलजारी लाल बताओ कितना है? 180। ठीक है, 180। सर ये पहचानने के लिए क्यों लगा रहे हो? क्या आई टेस्ट हो रहा है? अरे आई टेस्ट नहीं हो रहा हीरो, मुझे आप ये बताओ कि किसमें लॉक जो होगा वो परफेक्ट होगा, किसमें खुलने की संभावनाएं सबसे कम है, इन विच यू कैन से देयर इज अ लेस प्रोबेबिलिटी ऑफ
रिंग ओपनिंग। एक 135 बताने वाले विनीत बाबू थोड़ा सा समझो सर, यहां तो खुद ही लॉक लग गया है, यहां पर तो लॉक ही लग गया है, खुद ही लग गया है लॉक। यहां तो लॉक बनाना पड़ रहा है, यहां तो लॉक है ही नहीं, यहां बनाना पड़ रहा है, यहां तो बाय डिफॉल्ट लॉक हो गया। आ रही बात समझ? सबसे वीक उससे स्ट्रांग और सबसे स्ट्रांग। आ रही बात समझ में? यस और नो? यस और नो? आ रही है नहीं आ रही बात समझ में? विनीत बाबू समझ आया? विपिन, सुरभि समझ आया नहीं आया? सुमित? तो सर हमें समझ में आया कि यहां पर ना आपको बार को बेंड करने के बाद भी ना आगे तक बढ़ाना पड़ेगा। यहां पर बार को बेंड करने के बाद आगे ज्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, और यहां तो सर एकदम ना के बराबर बढ़ाना पड़ेगा। क्यों बढ़ाते? क्यों बार की लेंथ आगे क्यों देते हैं? ताकि सेफ रहे, कभी ओपन ना हो। ताकि क्या रहे? सेफ रहे, कभी ओपन ना हो। तो सर सबसे ज्यादा चांसेस यहां ओपन होने के। तो यहां आपको कहता है कोड कितना है? 8 टाइम्स ऑफ डाया। यहां पर कोड कहता है आपको 6 टाइम्स ऑफ डाया। और यहां पर कहता है, क्या कहता है? जल्दी बताओ विनीत, क्या लगता है क्या होगा यहां? जल्दी बताओ विनीत, बताओ भाई, विपिन, वैभव बताओ। अरे विपिन 10 कहां से होगा भैया? ये 8 है, इसमें चांसेस थे ओपन के तो 8, इसमें कम हुए तो 6, और इसमें और कम हुए इसमें 10, बस 4 5 है ना, याद रखना। ठीक है वैभव, सरफराज मियां, याद रखेंगे? तो ये है अपने पास पर तीनों, ये डेटा याद रखना है। कौन सा पार्ट बताया मैंने? एक्सटेंशन ऑफ बार का पार्ट बताया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर का है, सॉरी बॉन्ड का ही है। बॉन्ड स्ट्रेस वेरिएशन ओवर बार। बॉन्ड स्ट्रेस वेरिएशन याद है आप लोग को? मैंने बताया था। अपन ने ये देखा, इधर पर क्या था, यहां पर क्या है? हियर इज कॉन्क्रीट, दैट इज बार। टेंशन। तो यहां पर मैं बात करता हूं तो यहां पर बॉन्ड स्ट्रेस कैसी होगी, है ना? तो बॉन्ड स्ट्रेस कैसी होगी, ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर देखेंगे जहां पर कंक्रीट सबसे ज्यादा वहां पर रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, और जहां पर आपके पास पर बॉन्ड कंक्रीट सबसे कम, जो एंड पॉइंट है वहां पर स्ट्रेस ज्यादा रहेगी। स्ट्रेस ज्यादा रहेगी तो क्या होगा? आप इस बार को ऐसा लो, इस बार को, इसको पकड़ो, ये बार को मैंने पकड़ लिया, ठीक है। अब इस बार को मैं क्या ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं, आसपास में घुमा रहा हूं। तो आसपास में घुमाऊंगा तो क्या देखने को मिलेगा? बार अंदर से निकल जाएगा या आसपास की सरफेस के साथ उसका बॉन्ड टूट जाएगा? बार अंदर से निकल जाएगा या आसपास की सरफेस के साथ उसका बॉन्ड टूटेगा? कहां से? जल्दी बताइए। हाँ सुमित, बॉन्ड टूटेगा आसपास से या अंदर तक, है ना? अरे आसपास के साथ, कंक्रीट के साथ उसका जो कनेक्शन है वो लूज हो जाएगा ना यदि आप बार को वहां घुमाओगे। अंदर तक होगा क्या? नहीं, आसपास पे होगा। मतलब जब भी आप बार बार पुलिंग और पुशिंग कुछ भी करते हो तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जो है वो कहां पर लगती है? सबसे ज्यादा स्ट्रेस का इंपैक्ट कहां पर होता है? बताएंगे मुझे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस का इंपैक्ट कहां पर होता है? बताएंगे। सबसे ज्यादा स्ट्रेस का इंपैक्ट कहां पर होगा? यहां पर होगा, इस पॉइंट पर। पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं, पॉइंट का नाम रख देता हूं ताकि आपको आसानी हो देने में। इसका नाम रख देता हूं ए पॉइंट, और यहां पर
पीछे वाला है, उसका नाम रख देता हूं बी पॉइंट। सबसे ज्यादा स्ट्रेस का इंपैक्ट कहां पर होगा, ए या बी पर? ए या बी पर? ए पर होगा, है ना, ए पर होगा। चलिए, तो यदि ए पर होगा तो बॉन्ड स्ट्रेस वेरिएशन डायग्राम बना रहा हूं। ये गेट में पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, कोई गारंटी नहीं है, बिल्कुल पूछ सकता है। दिस इज दी, ये टेंशन लग रहा था इधर पर, ठीक है, ये आपके पास पर स्ट्रेसेस थी, और दिस इज योर बॉन्ड स्ट्रेस वेरिएशन। कैसा दिखने को मिल रहा है? क्या ये ट्रायंगुलर है या पैराबोलिक है? क्या ये ट्रायंगुलर है या पैराबोलिक है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ट्रायंगुलर दिख रहा है, पैराबोलिक दिख रहा है? जल्दी बताओ, कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है भाई, कैसा दिख रहा है? सर ये तो पैराबोलिक दिख रहा है। पैराबोलिक दिख रहा है ना, दिख रहा है ना पैराबोलिक? हाँ सर पैराबोलिक दिख रहा है। तो ये पूछा जाएगा, देखिए यहां से क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहां से कौन सा आपने लॉक सबसे ज्यादा फेमस देखा? सबसे ज्यादा फेमस लॉक कौन सा है, ये बता दो। ये ऊपर वाले में सबसे ज्यादा फेमस लॉक कौन सा है? 180 डिग्री कहां देख लिया भैया वैभव? साइड नहीं गए अपन, कोई बात नहीं। और जो 90 डिग्री देख रहे हैं वो भी मुझे बताया कि कौन सी साइड पर देख रहा हूं 90 डिग्री का। सबसे ज्यादा जो फेमस है दैट इज 135 डिग्री। इसमें टेंशन रहता है अपने को कि ओपन ना हो जाए, और इसमें रहता है यार कौन बार को बार बार बेंड करे, 10 mm वाला उतना नहीं मुड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, और छोटी सी रिंग बनानी है, तो इसलिए ये बड़े आसानी से हो जाता है। इट इज द मोस्ट फेमस। तो जब पूछा जाएगा इन जनरली द एक्सटेंशन ऑफ शियर एनफोर्समेंट, आंसर विल बी दिस, आंसर विल बी दिस। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी पूछा जाएगा आप इसका आंसर देंगे, अदरवाइज वो एंगल बोलेगा, ठीक है। यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेस वेरिएशन कैसा होता है आपके पास पैराबोलिक ओवर द सरफेस ऑफ बार, पैराबोलिक ओवर द सरफेस ऑफ बार, ठीक है। लेकिन यह है एक्चुअल, एक और बना रहा हूं। सर कौन सा बना रहा हूं? अज्यूम्ड बना रहा हूं भाई। ये है आपके पास पर। अब इसमें अज्यूम्ड जो बिहेवियर है, जो कोड आपको बोलता है दैट इज, अब देखिए कोड कितना कन्वीनियंट बना देता है आपको। बोले सर आप पैराबोलिक में कहां फंसोगे, कैलकुलेशन वगैरह मुश्किल हो सकते हैं स्ट्रेस का, यदि आपको निकालना है तो अज्यूम क्या कर लिया, अज्यूम क्या कर लिया, वहां पर नॉन यूनिफॉर्म था और यहां पर क्या अज्यूम कर लिया, यहां पर यूनिफॉर्म। ठीक है, अरे ठीक है नहीं है, बताएंगे, बताइए बताइए बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। सर आपने एक वो बताया था सर फॉर्मूला, कौन सा बताया था, कहां तक हो गया भाई अपन? एक पॉइंट मैंने बताया था, क्या? चेकिंग फॉर डेवलपमेंट लेंथ बताया था क्या? जल्दी बताओ। चेकिंग फॉर डेवलपमेंट लेंथ बताया था या नहीं बताया था? जल्दी बताएंगे। क्लियर है? तो यहां पर मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था सर? आपने लिखाया था एल डी इज इक्वल टू
अब m क्या रहता है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसे कैलकुलेट करते हो 1v प्लस l, लिखाया था आपको, याद है, याद है लिखाया था, ओके। सो अब बात करते हैं दो तरह के केसेस। एक होता है आपके पास पर, एक होता है आपके पास पर फिक्स्ड बीम, और एक होती है आपके पास पर सिंपली सपोर्टेड और एंड बीम। सिंपली सपोर्टेड या एंड बीम में यही केस आपको बोला गया है कि ये जो लेंथ रहती है, ये कौन सी वाली लेंथ, ये भी लेंथ होती थी, बताया था मैंने आपको, बताया था नहीं बताया था, याद है, बताओ मुझे, फॉर्मूला याद है नहीं है याद? सो ये जो है आपके पास पर 30% और बढ़ जाती है, मतलब 1.3 टाइम्स ऑफ MOR बाई V। सभी तरह के सिंपली सपोर्टेड एंड पर नहीं बढ़ती है, सभी तरह के सिंपली सपोर्टेड एंड मतलब आपके पास पर यदि ब्रिज का पियर टाइप का है, वहां पर आपके पास पर चांसेस नहीं है इसको बढ़ाने के। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि वहां पर आपके पास पर यदि स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जा रही है तो आप 30% लेंथ को क्या कर दे, बढ़ा दे, 30% लेंथ को क्या कर दे, बढ़ा दे। ये कोडल प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या हुआ रहता है एग्जाम में ना, दोनों लिखे हुए रहते हैं और पूछा हुआ रहता है जो बीम, उसको ध्यान देना। फिक्स्ड बीम के नाम पर वो क्या दूसरा बोल देते हैं, वो बोल देते हैं कंटिन्यूअस बीम, या फिर एक और बोलेंगे, इसी को मैं बोल रहा हूं, इसी को क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं हाँ, कन्फाइनमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट इज अवेलेबल। कन्फाइनमेंट ऑफ रेनफोर्समेंट कहने का मतलब है कि आपके पास पर यह जोन ऐसा है, इसके बाद बार आपके पास पर कहीं नहीं जा पा रहे, कन्फाइन हो गए हैं, क्लोज हो गया है, क्लोज सा आपके पास पर जोन बना दिया गया है। यदि ऐसा कुछ होता है तो कंटिन्यूअस में नहीं होता, ये फ्री एंड पर होता है ना, जहां टर्मिनेट होता है, जहां टर्मिनेशन होता है, वहां की बात है। तो नाम कुछ भी लिखा जाएगा, सिंपली सपोर्टेड एंड, टर्मिनेशन एंड, कन्फाइनमेंट जोन, वहां पर कितना होगा LD का रिलेशन, तो ये होगा। ठीक है बात, क्लियर है बात, समझ में आई बात, जल्दी बताओ। क्या बोल रहे हो करण? 1.3 M1V प्लस M, ये क्या लिखे हो भैया करण, क्या लिखे हो ये? हाँ फॉर्मूला क्या लिखा है तुमने? M लिखा है भैया, मैं L0 लिख रहा हूं, और M1 क्या है? 1.3 आया नहीं है, 1.3 को 1.3 मत समझो, उसको ये कहो कि जो लेंथ रहती है ना आपके पास पर, कौन सा थ्योरेटिकल कट ऑफ पॉइंट के बाद जो लेंथ रहती है, उसे 30% और ज्यादा बढ़ाना पड़ता है जितना कंटिन्यूस में बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो एंड रहता है, फ्री एंड रहता है, ये तो अब आपके पास पर यहां पर आपको एंकरेज करना है, इस पर तो एंकरेज करना नहीं था क्योंकि कंटिन्यूस चला जाएगा ना बाहर, लेकिन यहां पर एंकरेज करना है, तो यहां पर आपके पास पर ज्यादा लेंथ अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि एंकरिंग भी करना है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बनाना है। तो इसलिए कोड कहता है कि 30 जरूरत ज्यादा पड़ती है, प्रैक्टिकली या थ्योरेटिकली अपन बात करें। कोड ने पॉइंट कहा 30% ज्यादा दे दो, समझ आ रही बात ऋषिकेश? कोड ने कहा 30% ज्यादा लेंथ दे दो, जितनी चाहिए 100 mm चाहिए, 30 उसमें 30 ऐड कर दो, 100 में 130 दे दो, फॉर अ फैक्टर ऑफ सेफ्टी के रिस्पेक्टिव।
ठीक है, तो ऋषिकेश अब ये जो क्वेश्चन पूछे हो ना, तो इसका आंसर समझो। इसका आंसर ये है कि वो क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि इन सिंपली सपोर्टेड एंड टू मेंटेन बॉन्ड स्ट्रेंथ, in simply supported end to maintain bond strength, the development length could be increased by, किससे ज्यादा हो सकती है, कितनी बढ़ सकती है, वो 30% बढ़ सकती है। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर फॉर्मूले लिखे तो उसने तो क्वेश्चन घुमा के, कोई घुमा के नहीं पूछा, तुमने फॉर्मूले ही नहीं पढ़े ना हीरो, फॉर्मूले पढ़ोगे तो पता रहेगा ना। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं तो समझ में आ रहा, हाँ सर ऐसा तो पूछा जा सकता है, तो पूछेंगे वो। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखो, इसमें मैं टाइम दे रहा हूं, मतलब ये इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बीम में टाइम दिया वो इंपॉर्टेंट थी, मैं स्लैब में कम टाइम दिया इंपॉर्टेंट नहीं था, मैं टॉर्शन में और कम टाइम दिया बहुत कम इंपॉर्टेंट था, यहां पर टाइम दे रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरे ठीक है नहीं ठीक है बताओ, क्लियर है? ठीक है, अब यहां से सर ये एल नॉट तो पता है हमें, क्या पता है भैया इसके बारे में? अरे क्या पता है बताओ जरा मुझको, क्या पता है इसके बारे में ये बताओ। अरे सर ये पता है ना हमें, अरे क्या पता, वही तो पूछ रहा हूं सर। ये जो होता है ना एल नॉट, वो होता है सर लेंथ होता है, हाँ लेंथ तो होता है, सबको पता है, कुछ नया बताओ। अब यहां पर यदि देखा जाए सर, क्या देखा जाए भाई, सर आप ये बार लगाओगे यहां पर, ये लगाया बार आपने, ठीक है। अब ये बार को मोड़ दिया आपने, तो जो ग्रीन वाली लेंथ है आपके पास पर, ये ग्रीन वाली लेंथ, इसी को क्या बोलते हैं? क्यों सरफराज में, इसी को क्या बोलते हैं सर? इसी को बोलते हैं क्या? एल नॉट या एंकरेज लेंथ। ठीक है, ठीक है, हाँ सर ठीक है। अरे भाई ये डिस्टेंस कितनी होती है बार के सेंटर से, ये डिस्टेंस, क्या इसको इफेक्टिव डेप्थ बोल सकता हूँ? क्या इसे इफेक्टिव डेप्थ बोल सकता हूँ? क्या बोला जा सकता है इफेक्टिव डेप्थ? डी बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ, ये जो हुक था, ये सॉरी बेंड था, इसे बेंड बोलते हैं, और हुक किसे बोलते हैं? जो 180 डिग्री होता है। अब ये जो आपके पास पर बेंड है, ठीक है, ये बेंड है, हुआ कहां से बेंड? वो यहां तक की लेंथ, हालांकि वो बोल रहा है यहां तक की लगभग कितनी लेंथ है? 485 होता है ना 90 डिग्री में, होता है ना 85? अरे होता है कि नहीं होता बताएंगे? होता है। उसके बाद आपने और एक्सटेंशन दे दिया, उसके बाद दिया, यहां नहीं इसके बाद दे दिया, कितना दे दिया? इसके बाद कितना दे दिया सर? इसके बाद आपने दे दिया 4-5 का एक्सटेंशन। कितना दे दिया? 4-5 का एक्सटेंशन दे दिया, बार की लेंथ इतनी और बढ़ गई, तो टोटल कितना हो गया यहां से यहां तक? यहां से यहां तक कितना हो गया? 12 हो गया। ठीक है, 12 हो गया ना, हो गया ना? तो 12-5 हो गया। अब यदि ये 12-5 हो गया तो बार की लेंथ कितनी लगाई जा सकती है? बार को कितना मोड़ा जा सकता है? ये 12-5, इसी को यहां दिखा रहा हूं। तो ये बार को कितना मोड़ा जा सकता है सर? 12-5 मोड़ सकते हो। ठीक है, इसको मोड़ दिया मैंने, कितना? यहां से यहां तक, सॉरी थोड़ा, ट्वेल्व 5 मोड़ दिया। अरे बाबू,
12.5 मैंने मोड़ दिया। अब यदि मैंने 12.5 मोड़ दिया, ठीक है, और ये जो डेप्थ है, ये डेप्थ मुझे दे रखी है कितनी, 300 mm, ठीक है, कितनी दे रखी है, 300 mm। ये जो बार है आपके पास पर, ये जो बार है आपके पास पर, ये मान लीजिए आपके पास पर है, बार की डाया जो है आपके पास पर, बार की डाया आपके पास पर 30 mm का बार है। कितने mm का बार है, 30 mm का बार है। तो कितना हो गया है, लेंथ कितनी हो जाएगी, इस तरफ से, इधर से तो 300 अवेलेबल है, इधर से कितनी हो जाएगी सर, 12 into 30 मतलब 360 mm, 360, ठीक है। तो कितना लगा पाओगे, 300 या 360, कितना लगा पाओगे, 300 या 360, ये बताओ मुझे। ये बताओगे ना तो आंसर कर पाओगे एग्जाम में। मैं यदि ये पूछ रहा हूं ना तो इसका मतलब है, आ रही बात समझ में। मैं सीधा पॉइंट लिख सकता हूं, लेकिन लिख रहा हूं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप एग्जाम क्वालिफाई करने का सोच चुके हो, उम्मीद बना चुके हो, सवार हो चुके हो उस गाड़ी में। तो मैं उस गाड़ी में ना ईंधन भरने का काम करूंगा, निकालने का काम नहीं करूंगा। तो यहां पर इसीलिए मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन है ना, वो एक ऐसा चीज है जिसमें स्टूडेंट फंस करना एग्जाम में क्वेश्चन गलत कराता है, इसी वजह से। तो आप सभी जो बोल रहे हैं कि सर 300 ही दे पाओगे क्योंकि जगह ही 300 है, सर 360 दे सकते थे लेकिन नहीं दे पाओगे। अच्छा, अब एक काम करो, जरा एक काम करो, डाया मान लो एक दूसरी बीम है, दूसरी बीम सेम है पर लेकिन उसमें डाया 20 mm का बार लगा। तो अब 240, अभी भी कितना दे सकते हो, 300 तक जा सकते हो, 300 तक जा सकते हो। तो कहने का मतलब है, यदि सर इस L0 की वैल्यू को, सर यदि इस L0 की वैल्यू को आपने ऐसा लिखा, D और D और क्या है भैया, 12 times of 5 विच एवर इज मैक्सिमम, सॉरी मिनिमम, क्योंकि ये लेस है, ये ध्यान रखिएगा, ये लेस का सिंबल रहता है ना, तो ये भी लेस रहेगा, मिनिमम। यदि ये ग्रेटर हुआ ना तो ये भी ग्रेटर या मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये इतना याद रखना आप, इतना हमेशा याद रखना आरसीसी में या किसी भी जो कोडल प्रोविजन से रिलेटेड, डी और 12.5। क्या करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे। मैंने दोनों लिख दिया, आप लोग मुझे बताओ भाई, दोनों में से कौन सा ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा, ए और बी, जल्दी बताओ। दोनों ऑप्शन में है एग्जाम में, दोनों ऑप्शन में है एग्जाम में। थोड़ा सोचो दीपा, थोड़ा सा सोचो। मैंने 2 केस बताए आके, 20 वाला भी 30 वाला ही बताया, 20 वाला भी 30 वाला ही बताया। सर जब 30 वाला था तो विच एवर इज लेसर आ रहा था, जब 30 वाला था बार, सर जब यहां पर 30 वाला बार था तो विच एवर इज लेसर वाला आ रहा था, ठीक है। सर जब 20 वाला लगाया तो विच एवर इज ग्रेटर आ रहा है ना, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, यस और नो। सर जब 30 लगाया था तो 360 आ रहा था, 360 और 300 में से क्या, सर 300 विच एवर इज लेसर। सर अब आपने 20 का लगा दिया तो 20 का लगाने पर क्या होगा, 300 और 240 विच एवर इज ग्रेटर, दोनों में से लगा सकते हैं। सर एक में ये, एक में ये, सेफर साइड क्या रहेगा, कौन सा ऐसा है जो हमेशा वैलिड रहेगा, कौन सा ऐसा है जो हमेशा वैलिड रहेगा, कौन सा ऐसा है जो हमेशा वैलिड रहेगा, दीपा बताओ, सरफराज, जितेंद्र, अभिषेक, मनमोहन बताओ। कौन सा रहेगा भाई, ए रहेगा, सुमित ए रहेगा। तो एक चीज ध्यान रखना कि मैं आपको ना जो भी चीजें पढ़ा रहा हूं वो आप लोग के थ्रू ही पढ़ा रहा हूं, आपसे पूछकर ही पढ़ा रहा हूं, आप लोग की समझ को डेवलप करते करते पढ़ा रहा हूं। यदि ये पॉइंट को मैं डायरेक्ट लिख देता कि L0 की वैल्यू इतनी होती है तो अपने लिए वो है ना स्वर्ण अक्षरों से लिखा हुआ अंकित एक शब्द रहता जिसे हमें याद रखना है, मरते तक याद रखना है। लेकिन अब हमें पता है कि ये इतना ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
क्योंकि दूसरी ऑप्शन को हम डिस्कस क्लास में कर चुके हैं सर के साथ, तो उस दिन हम गलत नहीं हुए, तो आज एग्जाम के दिन गलत होने की तो कोई संभावना ही नहीं है। ठीक है, तो ये समझ में आया एल नॉट की वैल्यू कितनी होगी, है ना? सभी को समझ आया? किसी को कोई डाउट है, शंका? किसी को कुछ लग रहा है, नहीं लग रहा है? आगे बढ़े। फोर फाइव ऐड क्यों किया? सुमित ही बोल रहे ना? हाँ, 4 5 ऐड किया। अरे सुमित बाबू, बात ऐसी है ना, एक्सटेंशन जब बोलता है ना और हमें लगता है सेफ्टी रखनी है बीम में, इधर देखो बीम को, ये बीम है, ठीक है, ये बार था, यहां पर कॉलम है नीचे, यहां पर कॉलम है। अब आपको इस बार को बेंड करना है, तो आपने इस बार को बेंड किया और छोड़ दिया, आपने इस बार को बेंड किया सुमित और छोड़ दिया। क्या लगता है ये हो गया आपका 8 5 हो गया है सुमित? सुमित ये 8 5 हो चुका है। अब क्या लगता है सुमित, मुझे बताना, क्या इस बार के ओपन होने के चांसेस हैं या नहीं है? एज कंपेयर टू इसके बगल में एक और बार बना देता हूं, इसके बगल वाला बार है जो यहां तक गया, दोनों में से किसके ओपन होने के चांसेस है? अब ओपन होने के चांसेस तो आप तभी समझोगे ना जब मैं दूसरा बार भी बनाऊंगा। दोनों ही केस में, एक में इतना बांधा है और एक में, ओके। तो जो येलो और पिंक जो आपको दिख रहा है, पर्पल जो भी दिख रहा है, इन दोनों में से बताओ किसके ओपन होने के चांसेस है? पर्पल पिंक जो भी दिख रहा हो, सो येलो वाले के सर चांसेस नहीं लग रहे। आ रही बात समझ में सुमित? आ रही बात समझ में? तो बार को जब बेंड करो ना, तो उसके बाद उसमें क्या दे दो सर? उसके बाद उसमें ना एक्सटेंशन भी दे दो, उसके बाद उसमें एक्सटेंशन भी दे दो। एक्सटेंशन क्या करता है? एक्सटेंशन स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सेफ्टी बढ़ाता है, क्या करता है बताओगे? एक्सटेंशन क्या बढ़ाता है? स्ट्रेंथ बढ़ाता है, सेफ्टी बढ़ाता है, जल्दी बताओगे? सर यदि स्ट्रेंथ बढ़ाता रहता ना तो आप बता देते, अभी स्ट्रेस का कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेशन बता ही देते आप। आपकी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही सर, सेफ्टी बढ़ रही है। आ रही बात समझ में? सुमित बाबू भूलोगे? भूलोगे क्या? भूलोगे तो सबसे पहले उसे भूलो जिसके वजह से तुम्हें ये याद आ रही है चीजें, ये सब चीजें जो कंफ्यूज करती है, उनको छोड़ो, इसको याद रखो, है ना? दिस इज व्हाट, दिस इज परमानेंट, दैट इज टेम्परेरी। चलिए, समझ आया? तो यहां से आपको ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। चलिए, तो इसके बाद एक और पॉइंट लिखता हूं मैं। Lapping of two different bar are done by smaller dia। देखिए ये क्या कह रहा है, एक बार आपके पास पर ये, एक बार आपके पास पर दो डिफरेंट आया। बड़ा वाला बार कह रहा है
इसके अकॉर्डिंग यदि 12 फाई करोगे या फिर आप सॉरी 35 करोगे तो 35 मतलब इसका फाई यदि 10 mm भी हुआ तो 300 हो जाएगा। तो यहां पर फिर उसके अकॉर्डिंग छोटे वाले बार को आपको यहां से बांधना है। ओके, ये वाला केस हो गया। और छोटा वाले बार के हिसाब से समझे, ये बड़े वाले बार के हिसाब से, अभी इसके हिसाब से समझ रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले बार के हिसाब से समझे, काम ना इतने से भी चल रहा है, काम ऊपर वाले से भी चल रहा है, काम इतने से भी चल रहा है, काम ऊपर से भी चल रहा है, तो इकोनॉमिकली क्या सोचोगे भैया बताओ? हाँ जी बताएंगे, दोनों में से इकोनॉमिकली कौन सा रहेगा, ग्रीन वाला ब्लू वाला? ये दो डिफरेंट डाया के बार थे, यदि लार्जर डाया का लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग लैप लेंथ ये निकलती है, ये निकलती है लैप लेंथ, स्मॉलर डाया का लेते हो तो ये निकलती है। तो ग्रीन वाला सर देखिए यदि काम दोनों से चल रहा है ना सर, तो अननेसेसरी लैप लेंथ लगाकर पैसा क्यों वेस्ट करना, मत करो। तो इस केस में अपन क्या करते हैं, इस केस में अपन लगा देते हैं स्मॉलर डाया, ठीक है। तो क्या लिखा है मैंने, लैपिंग ऑफ टू डिफरेंट बार आर डन बाय स्मॉलर डाया, क्लियर है। तो स्मॉलर डाया की से ही लैप लेंथ निकालते हैं, ठीक है। तो ये इतने पॉइंट जितने मैंने लिखाए हैं, इतने पॉइंट लिखाने के बाद मुझे लग रहा है कहीं मैंने कोई पॉइंट छोड़ा तो नहीं। बॉन्ड से रिलेटेड आप देखिए, बॉन्ड से रिलेटेड कितने सारे पॉइंट है। अब आप कहोगे सर ये तो पूरा प्रोविजन लिखा दिया था। एक मिनट मुझे सोचने दो, एक मिनट, तब तक इस पॉइंट को पढ़ो, एक मिनट मुझे सोचने दो कि मैंने कुछ पॉइंट छोड़ा तो नहीं। कोई भी एक भी पॉइंट नहीं छूटना चाहिए। देखो अभी मैं वही चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ यार, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, है ना, और गए हैं, वो पॉइंट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ जहाँ से मुझे लगता है, मेरी पर्सनल सोच है कि वहाँ से पूछे जाएंगे। अब मेरी पर्सनल सोच से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं पेपर तो बना नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ जो पेपर के लिए बच्चों को तैयार कर रहा हूँ इतने सालों से, तो उससे मेरी भी उनके साथ एक्सपीरियंस बढ़ा है। और वो यही बढ़ा है कि थोड़ा मेरा एंटिसिपेशन है ना, थोड़ा सा अच्छा है। आरपीएससी एई, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एई था, उसके मेंस में मेरा एंटिसिपेशन बड़ा बढ़िया निकला था। हालांकि उसके पहले गेट वगैरह में भी निकला। आरपीएससी मेंस में क्वेश्चंस मतलब क्लास नोट से ही आए थे, कन्वेंशनल में। तो बड़ा ही मतलब मुझे तो बड़ा ही खुशी हुई थी कि क्या बात है यार, पढ़ाने के बाद कुछ स्टूडेंट को फ़ायदा हुआ। दैट इज़ द टोटल, यू नो, ये हमारा एक जो मोटिव होता है वो मोटिव पूरा हुआ। आरपीएससी के बच्चे मुझे मतलब राजस्थान में जो मैंने पढ़ाए थे, दे आर वेरी, मतलब बच्चे तो सभी अच्छे होते हैं, बट दे आर मतलब उनको पता था कि यार हमें तैयारी करनी है। मेरा पड़ोसी नहीं पढ़ रहा ना, तो बोलते सर ये पढ़ नहीं रहा, इसको बाहर भेज दो, मेरे को पढ़ना है। मतलब इतना, मतलब इतनी सीरियस पीपल ना मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम बार देखा है। सबसे ज़्यादा लोग सीरियस रहते हैं कब, जब राशन की लाइन में रहते हैं। और एक वहाँ पर था, बड़े सीरियस थे। एक वहाँ पर भी देखा था बिहार में, जब बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के प्री के एग्ज़ाम के टाइम पर मैं पढ़ाने गया था, दैट पीपल, वहाँ के बच्चे भी बड़े बड़े सीरियस। दिल्ली वाले स्टूडेंट जो रहते हैं, दे यार मतलब बड़ा थोड़ा चिल रहता है, चिल करता है। अरे सर थोड़ा चिल करो, इतना इतना टेंशन मत लो, पास हो जाएंगे, नहीं अगले साल हो जाएंगे सर, कोई टेंशन मत लो, इतना मत लो, केजरीवाल मत बनो, उसको रहने दो केजरीवाल। हाँ यही बोला ना, लैपिंग ऑफ टू डिफरेंट डाया, टू डिफरेंट बार नहीं, टू डिफरेंट डाया बार, टू डिफरेंट डाया, हाँ ठीक है मनमोहन, टू डिफरेंट डाया बार आर डन बाय स्मॉलर डाया, ठीक है मनमोहन। मैं वही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं जो आप पढ़ते हो, और कोई पढ़ने की उम्मीद मत करो, है ना। अभी आगे रहेगा, यदि भगवान ने साथ दिया तो अपन सब पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से अपन बात करते हैं क्या सरफराज,
ये हुआ अपना पार्ट, पूरा पार्ट लैपिंग एपिंग का, बॉन्ड ऑन का, सब खत्म। थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान क्या देना सर? स्ट्रक्चर पर। स्ट्रक्चर में क्या क्या हो गया है थोड़ा सा सर बताओगे हमें? हाँ बताता हूं ना। हमने क्या किया, ये मेंबर बना लिया। कौन सा मेंबर बना लिया भाई? स्लैब एंड बीम बना लिया। इनका कनेक्शन भी कर दिया, अच्छे से कनेक्शन भी कर दिया। अब क्या बनाना है? अब क्या बनाना है? अब क्या बनाना है? कॉलम, है ना? अब क्या बनाना है? तो यहां पर अपने को कॉलम का पार्ट पढ़ना है, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉलम के पार्ट को। कॉलम, चलिए अब कॉलम के पार्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन बात करते हैं कॉलम किस तरह का मेंबर रहता है। कॉलम किस तरह का मेंबर रहता है? सो कॉलम हमारे पास पर एज अ कंप्रेशन मेंबर अपन इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना? कॉलम किसके बारे में बात करते हैं? एज अ कंप्रेशन मेंबर के बारे में बात करते हैं। तो कंप्रेशन मेंबर से रिलेटेड हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें हमको एक चीज और पता रहता है कि कंप्रेशन मेंबर जो होता है, मतलब है ना, कंप्रेशन मेंबर होता है। तो अब कंप्रेशन मेंबर मतलब कि कंक्रीट भी कौन सा है? कंप्रेसिव मटेरियल। तो कॉलम में सिर्फ कंक्रीट लगाना चाहिए। कॉलम में सिर्फ क्या लगाना चाहिए? कंक्रीट लगाना चाहिए, क्योंकि कंक्रीट भी कंप्रेसिव मटेरियल और कॉलम भी कंप्रेशन मेंबर। तो यहां पर हमारे पास पर एक डाउट जो है यही पहले क्लियर होना चाहिए कि कॉलम जो है वो कंप्रेशन मेंबर है, अकेला कंप्रेसिव मटेरियल लगाओगे तो क्या दिक्कत होगी? अकेला कंप्रेसिव मटेरियल लगाओगे तो क्या दिक्कत होगी? तो अपन बात करते हैं स्ट्रेस, लोड अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। अब स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया यदि मैं बात करता हूं तो आपके पास पर ये स्ट्रेस आएगी, यहां से लोड आपके पास पर मान लीजिए 1000 किलो न्यूटन है, कॉलम ले लिया आपने 400 इंटू 400 का, तो यहां से स्ट्रेस आ जाएगी। मान लीजिए मैं यूज करता हूं M20 ग्रेड का कॉन्क्रीट, उसकी स्ट्रेस 0.45 इंटू 20 इज इक्वल टू होना चाहिए या इससे कम ही होनी चाहिए ये स्ट्रेस मतलब 1000 अपॉन 400 का स्क्वायर, कम होना चाहिए। नहीं हुआ तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। नहीं हुआ, ग्रेड ऑफ कंक्रीट की जगह इसको बढ़ा दो, 400 की जगह 600 का स्क्वायर ले लो, कम हो जाएगा। मतलब जो कॉलम पहले इतने में बढ़ रहा था, आपने कहा कि लोड ज्यादा हुआ तो उस कॉलम को इतने में बना दो। समझ आ रही बात? ये कर दिया आपने। सो जैसे और लोड बढ़ गया, मैंने कहा अरे वो 1000 नहीं 10,000 था, फिर क्या हो जाएगा? ओके, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? हाँ करण, डोंट गिव स्माइली, आई एम नॉट स्माइलिंग राइट नाउ। क्या होगा करण? यदि मैंने 10,000 लगा दिया, 1000 बोला था, वो गलती हो गई, वो 10,000 था। अब क्या होगा? कॉलम का साइज तो अपन ने 1000 के अकॉर्डिंग ये ले लिया था, अब 10,000 के अकॉर्डिंग क्या लेंगे? स्वप्निल कोलैप्स नहीं करेगा बाबू, अपन कॉलम का अभी बनाए नहीं ना, कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन करने वाले। दीपा कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं, कंस्ट्रक्शन करने वाले, कंस्ट्रक्शन करने वाले। आपसे साइज पूछा गया। हाँ करण, क्या होगा? ये 1000 मानकर इतना बड़ा साइज कर लिया था, लेकिन अब पता चला 10,000 है, अब साइज चेंज करना है तो क्या करेंगे? कुणाल एरिया इंक्रीज करेंगे, मनीष बढ़ा देंगे सर एरिया। और बाकी लोग, सभी लोग रिप्लाई करें, सभी लोग रिप्लाई करें।
हाँ जी, क्या करेंगे? अपीयरेंस खराब हो जाएगी। अरे ये आए अपने आर्किटेक्चर के फ्रेंड, क्यों ऋषिकेश, नाम के आगे ER लगा रहे हो, AR लगा रहे हो, हालांकि कुछ भी मत लगाओ। हाँ भैया, करण, देवकरण, सहानी, बताएंगे क्या किया जाएगा यहां पर? I think he left, or there is something issues in his computer or mobile, whatever it is. अच्छा, वो स्ट्रेसेस बढ़ जाएगी। हाँ हाँ बढ़ जाएगी, मैंने कहा स्ट्रेस तो बढ़ जाएगी। करेंगे क्या? बढ़ रही है वो तो पता चल रहा है, बाकी लोग भी यही रिप्लाई कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं या करेंगे क्या? कुछ लोग बोल रहे हैं सर अपीयरेंस खराब हो जाएगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसका क्रॉस सेक्शन बढ़ा देंगे। सबको समझ में आ गया? तुम्हारे लिए क्वेश्चन रिपीट करूं? चलिए, तो यहां पर अपने पास पर जैसे ही अपन ने पता चला कि 1000 का लोड के अकॉर्डिंग तो ये सही था, जैसे हमने सर इसको ये 1000 के हिसाब से सही था, जैसे 10,000 कर दिया तो ये आपका 10 गुना बढ़ गया, तो ये भी 10 गुना बढ़ जाना चाहिए, है ना? ये 10 गुना बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस तो आपके पास सर बढ़ जाएगी और यहां पर रजिस्टिंग तो बराबर ही है, रजिस्टिंग बढ़ नहीं रही। लेकिन उस केस में फिर हमको याद आता है जब हमने रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ रहे थे, व्हेन वी वर स्टडीइंग अबाउट रेनफोर्समेंट, जब हम रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ विनीत, वो नहीं बढ़ाएंगे, वो नहीं बढ़ाएंगे यार, वो M60 तक तो है यार, है ना, 60 तक तो है, कितना ही बढ़ा देंगे। सो फिर हमने क्या किया, हमने जब रेनफोर्समेंट के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने कहा था, वो जो कर्व मैंने बनाया था, वो कर्व बनाते हुए कहा था मैंने कि स्टील बार की टेंसाइल एज वेल एज कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों ही बहुत अच्छी होती है। बोला था यस और नो? बोला था यस और नो? बताएंगे? बोला था। मैंने वहां यह भी बोला था कि आपके दिमाग में आ सकता है सर फिर स्टील का स्ट्रक्चर क्यों नहीं बना लेते, क्योंकि स्टील के स्ट्रक्चर के साथ चॉइस ऑफ सेक्शन नहीं रहता, जो बना बनाया है वही रहता है। हम अपने अकॉर्डिंग शेप साइज फिक्स नहीं कर सकते, जो स्टील में नहीं हो सकता कंक्रीट में हो सकता है, इसलिए कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कंक्रीट को साइट पर कभी भी बना सकते हैं, स्टील को लेकर आना पड़ेगा आपको फैक्ट्री से, फिर लगाना पड़ेगा। तो स्टील स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड अ टाइप ऑफ स्किल जो कंक्रीट में नहीं चाहिए। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि स्टील स्ट्रक्चर जो है दैट इज वे मोर कॉस्टलियर, जिस तरह का हम बनाना चाहते हैं उसमें तो वो कॉस्टलियर पड़ जाता है। सो हमने कहा कि कंक्रीट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कंक्रीट के स्ट्रक्चर में स्टील बार लगा दिया। अब स्टील बार कहता है, चीख चीख कर कहता है कि कंक्रीट से ज्यादा स्ट्रेंथ है। हमने कहा किसमें? अरे किसमें बात करोगे, टेंशन, कंप्रेशन, शियर, सब में मेरी स्ट्रेंथ ज्यादा है। हमने कहा कि अच्छा, तो तुम्हारा जो हमने जो कर्व पढ़ा था तुम्हारा वाला, जो ऐसा कर कर गया नहीं था कर्व, वो 3 कर्व देखी थी, 415, 500 और 250 की। अच्छा, तो तुम्हारी वो तो टेंशन की थी, कंप्रेशन की सेम। हमने कहा एग्जैक्टली सेम नहीं, एग्जैक्टली सेम नहीं, 99.8% सेम। हमने कहा फिर बनाना पड़ेगा, मत बनाओ। बोले लगभग एक तो बिहेवियर करता है। हमने कहा अच्छा। हमने कहा इलास्टिक मॉडल्स, बोले स्टील हूं बाबा, टेंशन रहे कंप्रेशन रहे इलास्टिक मॉडल्स तो सेम ही रहेगा। हमने कहा हाँ बात तो सही है तुम्हारी, मतलब तुम कंप्रेशन में भी रेजिस्टेंस दोगे? हाँ बिल्कुल दूंगा कंप्रेशन में रेजिस्टेंस। अगर तुम कंप्रेशन में रेजिस्टेंस दोगे तो क्यों ना ये 10,000 के लोड के केस में ये सेक्शन ना बनाकर इस सेक्शन को कहा जाए। इस सेक्शन ने कहा कि भैया मैं तो रोकूंगा सिर्फ 700, इसने कहा मैं तो सिर्फ रोकूंगा कितना, 700, ये न्यूटन है, 700 न्यूटन का रोकूंगा। हमने कहा ठीक है कंक्रीट तुम 700 रोको, और बाकी का जो 9,400 है, सॉरी 9,300 है, वो किसको छोड़ दिया? वो किस पर छोड़ दिया? इस पर छोड़ दिया, स्टील पर। स्टील को बोला अब तुम कंप्रेशन लो, तुमने ही तो कहा था तुम अच्छे कंप्रेसिव मटेरियल हो, मुझे लगा तुम करोगे। मैंने तुम्हें ऐड कर दिया कि भैया ये जो 1000 था, 1000 में से मैंने 700 इधर दिया, 10,000 में से 700 इधर दिया, और 9,300 मैंने इस सेक्शन के अंदर पर दे दिया। आ रही है बात समझ में? और उसका आ जाएगा क्रॉस सेक्शन एरिया।
जो भी बार का होगा, तो आपने लगा दिया, मान लिया 6 बार लगा दिए, 6 बार लगा दिया आपने 20 mm, उन्होंने रोक लिया। आई बात समझ में? नहीं आई? जल्दी बताएंगे, बात समझ में आई या नहीं आई, बताएंगे। सर समझ में आ रहा है कि स्टील की जरूरत क्यों है कॉलम में। कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर एंड कंक्रीट इज अ कंप्रेसिव मटेरियल, तो कंक्रीट अकेले से काम चल जाना चाहिए था, काम नहीं चला। इसका कारण है, क्या कारण है बाबू इसका? सर इसका कारण है कि जो कॉलम में यदि हमने ज्यादा लोड लगा दिया तो उस केस में डायमेंशन बहुत बढ़ जाएंगे और इसी केस की बात हो जाएगी, सही अपीयरेंस नहीं होगा, यूटिलिटी एरिया हो जाएगा कम। और यदि यूटिलिटी एरिया कम हो जाएगा तो हमारे पास पर जमीन खरीदी हमने 200 बाय 200 की, या आपके पास पर 20 बाय 50 स्क्वायर फीट, मतलब आप स्क्वायर फीट में 1000 स्क्वायर फीट की खरीदी, उसमें से पता चला 200 स्क्वायर फीट 250 स्क्वायर फीट सिर्फ कॉलम में ही चला गया, 300 स्क्वायर फीट कॉलम में ही चला गया, तो बचा कितना? 700 स्क्वायर फीट। कारपेट एरिया और निकाले तो बचा 500 स्क्वायर फीट। 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट कर दिया 500 स्क्वायर फीट का, वो है सामान रखने के बाद घर में जो जगह बची वो बची 150 स्क्वायर फीट की बस, है ना। घर वाले बहुत पीटेंगे यदि ऐसा किया तो, इसलिए कॉलम में अपने को रेनफोर्समेंट लगाना है। तो रेनफोर्समेंट का पर्पज समझ में आना चाहिए। अब कॉलम क्या होता है, जैसा अपन ने बात किया, कॉलम क्या होता है? कॉलम इज अ कंप्रेशन मेंबर, और यहां से ही फिर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्रेशन मेंबर 2 टाइप के होते हैं। कंप्रेशन मेंबर कौन कौन से? 2 टाइप के होते हैं कंप्रेशन मेंबर। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? सरफराज, करण, बताओ। 2 टाइप के कंप्रेशन मेंबर होते हैं, यूजुअली हम डिफाइन करते हैं। सरफराज, करण बताएंगे। नहीं, अंकित कुमार, अभी तो कॉलम की बात ही नहीं किया मैंने। लॉन्ग शॉट नहीं, अभी कॉलम की बात नहीं किया ना, कंप्रेशन मेंबर लिखा है मैंने। कॉलम भूल जाओ, मैं कंप्रेशन मेंबर की बात कर रहा हूं। कॉलम एंड फुटिंग नहीं, फुटिंग इज नॉट अ कंप्रेशन मेंबर। फुटिंग में टेंशन आता है। हाँ सुरभि, ठीक है, मनीष, ठीक है। तो यहां पर हम बात करें, सो कंप्रेशन मेंबर आपके पास पर 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपके पास पर कौन सा? एक जैसा सुरभि ने बताया वही लिख रहा हूं मैं, पेडिस्टल, और एक होता है कॉलम। अरे सर हमें तो लगा कि एक लॉन्ग कॉलम शॉर्ट कॉलम। हाँ सही लगा ना, वो कॉलम के अंदर पर है, लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम। अच्छा सर, तो पेडिस्टल और ये कॉलम में डिफरेंस क्या है? पेडिस्टल जब L इफेक्टिव बाय लीस्ट लेटरल गायरेशन बोल दो, या फिर लीस्ट लेटरल डायमेंशन, या फिर D लिख देता हूं। लीस्ट लेटरल डायमेंशन, D कहने का मतलब क्या है? D। अब देखो, और ये है, अब ये D होगा लीस्ट। बुक्स में ऐसा लिखा हुआ रहता है ये डायग्राम, और ये भी लिखा हुआ रहता है। तो सर D तो लीस्ट है ही नहीं। अरे भैया D मतलब इसको D1 इसको D2 मान लो, ये BD का कोई मतलब नहीं है। इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे रखना है, इन दोनों में से जो भी कम होगा उसे रखना है, ठीक है। और इस रेशो को क्या बोलते हैं? इस रेशो को क्या बोलते हैं करण? क्या बोलते हैं, बताएंगे? सो यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पर, तो यहां पर अपन इसे बोलते हैं सिलेंडरनेस रेशो। तो सिलेंडरनेस रेशो जो है आपका, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 3, यदि वो क्या है? पेडिस्टल है। तो यहां से ही क्वेश्चन पूछा गया है 3 से 4 बार। क्या पूछा गया है? कॉलम क्या होता है? कॉलम जो इससे कम नहीं है,
मतलब L effective by D is greater than 3, मतलब वो कोई भी मेंबर जिसकी इफेक्टिव लेंथ उसके लीस्ट लेटरल डायमेंशन से कितनी ज्यादा होगी, 3 टाइम्स ज्यादा होगी, उसे क्या कहा जाएगा, उसे क्या कहा जाएगा, कॉलम कहा जाएगा। क्लियर है बात, क्लियर है। चलिए, तो यही क्वेश्चन में लिखा था, a member is considered as column when its effective length option A less than 3 times of lateral dimension, equal to 3 times of lateral dimension, greater than 3 times of lateral dimension। इस तरह से पूछा था, तो अपने को समझ में आना चाहिए, यहां से क्वेश्चन था, तो वो इसी पॉइंट से था। और एक बार नहीं पूछा गया, मैं अगेन आई एम सेइंग कि ये 4-5 बार पूछा गया है, तो अपने को भूलना नहीं है, अपने एग्जाम में भी यही आने वाला है, ठीक है। अब कॉलम के अंदर भी लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, आरसीसी में, अब अगेन आई एम सेइंग आरसीसी में लॉन्ग कॉलम एंड शॉर्ट कॉलम जो है उसे कैसे डिफाइन किया जाता है, वो सभी कॉलम जिसका लीस्ट लेटरल डायमेंशन किससे ज्यादा है, 3 से ज्यादा है, लेकिन 12 से कम है, उसे कहा जाता है, उसे कहा जाएगा शॉर्ट कॉलम, और जिनका 12 से ज्यादा या बराबर है और गया है 60 तक, आरसीसी, अगेन आई एम सेइंग आरसीसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सो, तो कितना, वो क्या कहलाएगा, वो लॉन्ग कॉलम कहलाएगा। अब ये पॉइंट ना, ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग रहता है, वो कौन सा वाला है, वो ये है, मैं उसको पर्पल से दिखा देता हूं ना, याद रखना इसका कुछ मतलब था। इसका मतलब ये है कि क्योंकि कोड में क्या लिखा हुआ है, कोड में लिखा है इफ द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इफ द सिलेंडरनेस रेशियो इज लेस देन 12 इट इज शॉर्ट कॉलम, इट इज ग्रेटर देन 12 इट इज लॉन्ग कॉलम। सर इक्वल वाला केस कहां गया, लेस शॉर्ट, ग्रेटर लॉन्ग, इक्वल किधर है, इक्वल को कहेंगे लॉन्ग शॉर्ट, एक तरह से शॉर्ट एक तरह से लॉन्ग, नहीं। इक्वल वाला जो केस है इसको बताता है फिर SP24, IS 456 2000 में तो इतना ही लिखा हुआ है, लेकिन जब SP24 पढ़ते हैं तो वो एक्सप्लेन करता है क्या, क्यों और कैसे। तो वो बताता है कि भैया जो 12 तक है उसको शॉर्ट मान लो, उससे ज्यादा जितनी भी वैल्यू होगी वो सभी आपके पास पर, वो या उससे ज्यादा जितनी वैल्यू होगी वो सभी लॉन्ग कॉलम, क्योंकि लॉन्ग कॉलम में जितना भी सिलेंडरनेस इफेक्ट आता है उतना ज्यादा आपके पास पर एक कॉलम जो रहता है बकल करता है, सेल वेट से भी बकल करता है। जितने ज्यादा आपके लॉन्ग कॉलम जितना बकलिंग करेगा वही नहीं करेगा, सेल वेट से बकल कर सकता है, ये नहीं करेगा। तो इसीलिए यदि आपको लग रहा है कि कॉलम बकल कर सकता है ना, तो उससे मान लो लॉन्ग कॉलम, और उसको फिर टेंशन के लिए डिजाइन करो। कैसे करेंगे वो बताऊंगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कॉलम के बारे में, दैट इज कंप्रेशन मेंबर, ठीक है। याद रहेगा आपको सभी को याद रहेगा, यस और नो, यस, ठीक है। चलिए, तो कल हो जाएगा हमारा कॉलम खत्म, और हाँ कल कॉलम खत्म हो जाएगा, और हो सकता है कल हम फुटिंग भी स्टार्ट कर जाएं, और फुटिंग स्टार्ट कर जाएंगे तो परसों फुटिंग खत्म हो जाएगा, और फुटिंग के बाद परसों WSM भी खत्म हो जाएगा। तो कल, मतलब कल तो यदि मैं बात करूं कि कल परसों आपके पास पर आप बोले कि 15 नंबर का आरसीसी है, तो 14 नंबर, 14.5 नंबर या इवन 15 नंबर ना परसों खत्म हो जाएंगे, परसों पूरा खत्म। लेकिन उसके बाद फिर मैं आपको फ्लैट स्लैब, डीप बीम, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट, है ना, थोड़ा रिब्ड स्लैब, और बस इतना ही है, थोड़ा सा वाटर टैंक, है ना, इनके बारे में थोड़ा बताऊंगा, इतना कि वो 1 नंबर का क्वेश्चन आए तो आपसे बन जाए, ठीक है। वहां पर ये मत सोचना फ्लैट स्लैब पूरा पढ़ना है, वाटर टैंक पूरा पढ़ना है, रिटेनिंग वॉल, हाँ रिटेनिंग वॉल वो भी पूरा पढ़ना है ना, और क्या बोला था, प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट वो भी पूरा पढ़ना है। वो जो मुझे पता है कि 1-1 नंबर के लिए आ सकता है ना, वो सभी चीज़ें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जितने पार्ट फुटिंग के बाद, इवन कॉलम के बाद जितना भी पार्ट है ना, उनमें से पूरे पार्ट में से एक क्वेश्चन आएगा, पहली बता रहा हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ज्यादा फोकस करके घर में रिवीजन करना, मैं तो करवाऊंगा, पढ़वाऊंगा, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कि फुटिंग कॉलम के बाद जितना भी पार्ट है, फुटिंग या फिर WSM या फिर वाटर टैंक या फिर रिटेनिंग वॉल या फिर फ्लैट स्लैब या फिर डीप बीम या फिर प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट,
इन पूरे 7 टॉपिक में से कोई क्वेश्चन आपके पेपर में होगा। हो सकता है एग्जाम वाले ने 6 पेपर कंडक्ट किए, 3 दिन कंडक्ट किए, मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग मॉर्निंग इवनिंग, 6 पेपर में एक एक क्वेश्चन दे दिया, एक में प्री स्ट्रेस, एक में फ्लैट स्लैब, एक में डीप बीम, एक में रिब्ड स्लैब, एक में फुटिंग, एक में WSM मेथड। जब हमारे पास जब वो क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन बैंक में जब आते हैं, तो हम कहते हैं कि 2018 लिखा हुआ रहता, 19 लिखा रहता, 20 लिखा रहता, लिखा रहेगा 2020 में तो सर क्वेश्चन पूछा है सर, प्री स्ट्रेस से भी पूछा है, इससे भी पूछा सर, इससे सबसे पूछ रहा सर क्वेश्चन। आप देखो आपके पेपर में कोई एक आया है, आ रही बात समझो, आपके पेपर में कोई एक आया है, अपन पूरे पढ़ेंगे लेकिन वो पूरी मेहनत सिर्फ 1 नंबर के लिए होगी। क्लियर है बात? तो ये चीज हमेशा माइंड में रखें। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और याद रखिएगा आज जो स्क्रीनशॉट ले रहे हैं आप, जो मैं आप लोग को बता रहा हूं, ये सब आपने समझकर याद रखा है, रटा नहीं है। नेक्स्ट, नेक्स्ट नेक्स्ट ठीक है, ओके चलिए। सो आज की क्लास करते हैं ओवर, आज की क्लास करते हैं ओवर और मिलेंगे कल, और कल स्टार्ट करेंगे अपन नया टॉपिक। चलिए बाय बाय, टेक केयर।